नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है द परफेक्ट स्टडी चैनल पर। और हम जैसा कि आपको बताए थे, हम लोग संख्या पद्धति का अध्ययन कर रहे थे। गणित में क्रमशः हम लोग सीटेट की तैयारी के लिए हम लोगों ने गणित को पढ़ना स्टार्ट किया। और उसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ना स्टार्ट किए हैं? संख्या पद्धति पढ़ना स्टार्ट किए हैं। संख्या पद्धति के कुछ प्रमुख शब्दावलियों के बारे में पढ़ाई लिखाई किए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और साथ ही साथ आप में से जितने लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की इस चीज़ पर कि हमें ये डाउट है सर, हमें ये परेशानी है, हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो संख्या पद्धति की क्लास में हम सब उसके बाद जहाँ तक पढ़े थे, हम परिभाषा पढ़े थे और भी सारी चीज़ें पढ़े थे। स्थानीय मान और जातीय मान पढ़े थे, आरोही अवरोही अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो जो कुछ भी हम पढ़े थे उसमें से कुछ डाउट जो आपके हैं, उस डाउट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैं आज आपको कुछ बता दूं। जैसे देखिए, जब भी मैं जो बात किया था कि किसी भी संख्या के दो मान होते हैं, दो मान में एक हो गया स्थानीय मान और एक हो गया जातीय मान। दूसरा क्या हो गया दोस्तों? जातीय मान। तो जातीय मान का मतलब ये है कि अगर 3 है तो इसका मान 3 होगा, चाहे यह कहीं भी रहे। 8 है तो 8 ही रहेगा। जैसे मैं कह दूं कि 4582 में मान लीजिए 45,824 में 4 का मान यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 का मान 4 ही है, कोई अंतर नहीं। जातीय मान का मतलब जो अंक लिखा है वही उसका मान होगा। लेकिन जो स्थानीय मान है इसमें अंतर होता है, क्योंकि उसका मान स्थान के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। जैसे देखिए, स्थानीय मान में क्या है? स्थान। आप समझिएगा, प्लेस। प्लेस मतलब क्या होता है? स्थान। स्थान के अनुसार व्यक्ति की मांग होती है। आप देखते होंगे हर एक चीज़ कि स्थान के अनुसार ही हर व्यक्ति परिभाषित होता है। जैसे जब तक मैं क्लासरूम में हूँ, क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं टीचर हूँ। हो सकता है उसके अलावा मैं कोई और कार्य करता हूँ। मान लीजिए मान लीजिए मेरी कोई शॉप हो, जहाँ पर मैं मान लीजिए कि कुछ भी, जैसे मान लीजिए कपड़े की दुकान हो मेरी। तो अब मैं जब अपने कपड़े की दुकान पर हूँ तो मैं क्या हूँ? वहाँ पर दुकानदार हूँ। लेकिन जब तक मैं क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तब तक मैं क्या हूँ? टीचर। ठीक है। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए लिखा है 3433 लिखा हुआ है, तो इसके स्थानीय मान की बात करें तो देखिए पहला अंक क्या है? 3 इकाई के स्थान पर, 3 गुणे 1, ये इकाई का मान हो गया। दूसरा क्या है? 3 गुणे दहाई के स्थान पर, तो 3 गुणे 10 हो गया। ये क्या है? 4, ये सैकड़े के स्थान पर है तो 4 गुणे 100 हो गया। और ये हजार के स्थान पर तो क्या हो गया? 3 गुणे 1000। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये हो गया। तो ये स्थानीय मान हो गया। लेकिन जो मूल समस्या आ रही थी वह समस्या ये थी कि कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि सर हमको दशमलव वाला समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो हमने कहा ठीक है, दशमलव वाले को समझ लेते हैं। उसके पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आप बचपन में हमेशा से करते आए हैं। आपको कहा गया है अंकों को विस्तार में लिखिए। क्या करना है दोस्तों? विस्तार रूप में लिखिए। जैसे मैंने कह दिया 12, तो आप क्या लिखिए? 10 धन 2। फिर मैंने कह दिया कि 15, मान लीजिए 155 कह दिया तो आप लिखते हैं 100 धन 50 और धन 5। फिर मैंने आपसे कह दिया कि मान लीजिए 3224 लिखने के लिए कह दूं, तो आप क्या लिखेंगे? 3000 प्लस 200 प्लस 20 और प्लस 4। ये क्या हो गया? ये इन अंकों का विस्तारित रूप है। एक तरीके से देखा जाए तो यही इनका स्थानीय मान है। क्यों? ये क्या लिखा है? 4 गुणे इकाई का मान 1। ये क्या लिखा है? 2 गुणे दहाई का मान 10। यहाँ क्या लिखा है? 2 गुणे सैकड़े का मान 100। और यहाँ क्या लिखा है? 3 गुणे हजार का मान 3000। स्थान के अनुसार देखिए सबका मान है। आप देखिए ध्यान से इस चीज़ को, यानी कि जो विस्तारित रूप होता है वही हमारा क्या है? स्थानीय मान है। तो सबसे पहले हम जो दशमलव वाली संख्या में अगर हमको समस्या आ रही है तो हम किसी दशमलव वाली संख्या का विस्तारित रूप लिखकर देखते हैं। चलिए, जैसे मैं कह दिया मान लीजिए कि 25.34। अब अगर मैं इसका विस्तार करने के लिए कहूँगा आपको तो आप इसको ऐसे ही करेंगे, 20 धन 5 धन, आगे आप क्या करेंगे? 0.3 धन 0.04, यहाँ कर देते हैं 0.04।
4। अब आप देखिए केवल यहाँ जो दशमलव वाली चीज़ है उस पर बात करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है 0.34 का यदि विस्तारित रूप लिखे तो हम क्या लिखेंगे इसको? 0.3 धन 0.04। अब देखिए दोस्तों, यही इसका स्थानीय मान है, इस दशमलव वाली संख्या का यही स्थानीय मान है। कैसे? जैसे 0.3 है, ठीक। अब क्या करेंगे? अब चाहे अगर आप इसको दशमलव इसका हटाना चाहें तो आप क्या करेंगे? एक अंक पे दशमलव तो एक शून्य वाली संख्या से ऊपर गुणा करेंगे। मैंने कहा था यह तराजू के समान होता है तो 10 का नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर वाला दशमलव हट जाएगा, कितना हो जाएगा? 3, और नीचे क्या जाएगा? 3/10। ठीक उसी प्रकार जब 0.04 में करेंगे तो ऊपर 100 का गुणा कराएंगे, नीचे 100 का, तो ये हो जाएगा 4/100। तो आप एक चीज़ ये देखिए कि जब भी हम दशमलव की बात कर रहे हैं, तो दशमलव के बाद आप देखेंगे अगर 5 की बात की तो यहाँ क्या हो गया? 5 गुणे 1 हो गया। लेकिन जब ज्यों ही 3 की बात कर रहे हैं तो 3/10 हो गया। लोगों के मन में ये प्रश्न आता होगा कि सर यहाँ 3/1 भी तो होना चाहिए। लेकिन आप समझिएगा, दशमलव के बाईं तरफ इकाई से शुरू होता है और दशमलव के दाईं तरफ दशांश से शुरू होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? 1/10। दशांश का मतलब 10 का अंश, ठीक है। अभी मैं इसको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इस शब्द को कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये क्या है? 0.3 है, तो ये हो जाएगा आपका 0.3 है, तो आपका आसानी से यहाँ पर 3/10 हो जाएगा। 0.34 था, तो इसको अगर हम कहेंगे विस्तारित रूप लिखिए तो आप लिखेंगे 0.3 धन 0.04, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3/10 धन 4/100। ठीक है, तो यही आपका इसका स्थानीय मान निकलेगा। अब इसको समझने के बाद थोड़ा सा आप एक चीज़ और समझिए। देखिए ये प्रक्रिया कैसे हुई, जो मैंने कहा कि 10 का ऊपर गुणा कराएंगे, 10 का नीचे गुणा कराएंगे, तो इसके लिए हम अभी जब भिन्न पढ़ेंगे तो उसमें खूब अच्छे से समझेंगे। लेकिन यह इतना भी कठिन नहीं है कि आप इसको समझ ना पाएँ। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे जो बार बार मैं एक शब्द आपके सामने बोल रहा हूँ, दशांश, दूसरा क्या है? शतांश। केवल दो को समझिए, आप आसानी से पूरा समझ जाएंगे। ये क्या लिखा है? 10 प्लस अंश, सॉरी यहाँ बड़ा सा रहेगा, ठीक है, 10 प्लस अंश हो गया। अब उसके बाद क्या है? ये क्या लिखा है? 7 प्लस अंश। क्या लिखा है दोस्तों? 7 प्लस अंश। 10 का मतलब 10, 7 का मतलब 100 यानी कि 100। अंश की बात कर रहा है। अंश का मतलब होता है भाग। क्या होता है? भाग या हिस्सा। अभी आपके सामने जो प्रश्न था 0.34, इसका मतलब जब मैंने इसको अलग अलग लिखा तो ये क्या लिखा? 0.3 और इसको लिखा 0.04। देखिए दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है तो संख्या के पहले जो जीरो होता है उसका महत्व होता है। इस जीरो का महत्व तो है, इसके पीछे मैं चाहे जितना जीरो लगा लूँ कोई महत्व तो नहीं है। अब सोचिए जब इसको हमने क्या लिखा? 3/10, तो अब ये दशांश कैसे हुआ? इसका मतलब ये होगा कि किसी भी चीज़ के 10 टुकड़ों में से हमने 3 की बात की। 10 टुकड़ों में से कितने की बात की? 3 की बात की। तो यानी कि यह 10 का अंश है। 10 का अंश क्या है? ये 3 है। 100 टुकड़ों में से 0.4 टुकड़ों की बात की, 100 टुकड़ों में से 4 टुकड़ों की बात की, तो यह उसका क्या है? शतांश, 0.4 या 4/100। इस चीज़ को आप समझिएगा। इसको एक और तरीके से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक रोटी का टुकड़ा है, इसके हमने कितने टुकड़े हो गए? 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हो गए। अगर देखिए जितनों को मैं कलर कर रहा हूँ, 6 टुकड़े, मैंने 2 टुकड़ों को मैं कलर किया, तो मैं कहूँगा इसका 2/6 भाग। टोटल कुल टुकड़ा कितना है? 6 भाग है, और उसमें से हमने कितना ले लिया? 2 ले लिया। चलिए मान लीजिए 3 हिस्से को रंग देते हैं, तो अब देखिए क्या हो जाएगा? 3/6 भाग। एक तरीके से देखा जाए तो यह आधा है। 3 से 6 को काटिए, 3 1/2, यानी कि किसी रोटी का आधा टुकड़ा ये हो गया, आधा टुकड़ा ये हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यह इसका क्या है? 6 हिस्सों में से 3 हिस्सा, 3 हिस्से को रंगे या 3 हिस्से को खा गए, उसकी बात कर रहे हैं। तो दशांश का मतलब क्या हो गया कि 10 में से कितना अंश। अगर मैंने कह दिया कि ये लिखा है 0.5, तो इसका मतलब हो गया ये 5/10 है। 10 में से 5 हिस्से की बात कर रहा है, 10 में से 5वें हिस्से की बात
कर रहा है इस तरीके से। तो एक बार पुनः हम स्थानीय मान के प्रश्न को समझते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए 28.34 है, यदि इस संख्या का स्थानीय मान निकालना है तो देखिए इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। 8 का क्या होगा, 8 गुणे 1 इकाई के स्थान पर है, 2 कहाँ है, दहाई के स्थान पर है, 2 गुणे 10। चलिए अब इधर आते हैं, 0.34 का निकालना है। तो 0.34 का निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव के जस्ट बाद वाली संख्या है तो इसको क्या करेंगे, ये 3 गुणे 1/10। अगर 1/10 कर रहे हैं तो दशमलव को भूल जाइए। और 4 कर, अब दूसरी संख्या का ले रहे हैं तो 4 गुणे, अब यहाँ पर कितने दशमलव के कितने अंक हैं, 1 2 अंक है, 2 अंक तो 4 गुणे 1/100, ये इसका स्थानीय मान होगा। और कुछ छात्रों ने गलती यहाँ पर की थी कि जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 485 कहा जाए आपको, आप देखिए हमेशा इधर से दाएं से बाएं की तरफ इकाई इधर होता है, दहाई फिर ऐसे होता है, सैकड़ा यहाँ। कुछ लोगों ने गलती की थी, इकाई इसको माने, दहाई इसको माने, सैकड़ा इसको माने, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको स्थानीय मान आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद जो हमारा पहला टॉपिक है आज का, गणित की मूल संक्रियाएं, उसके बारे में पढ़ते हैं। मूल संक्रियाएं क्या होती हैं, तो आप जानते हैं कि गणित की मूल संक्रियाएं केवल 4 हैं। कौन कौन सी, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ठीक, सबसे पहले देखिए इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं, बस ये आप जानते रहें। इसके बारे में अगर शब्दावली कभी आए तो समझ लीजिएगा। जैसे दी हुई सभी संख्याओं को आपस में मिलाने को क्या कहा जाता है, जोड़ कहा जाता है। दी हुई सभी संख्याओं को आपस में मिलाने को क्या कहा जाता है, जोड़ कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये नंबर है, तो ठीक है, इकाई जो अंक जिसके नीचे लिखा रहता है इकाई के अंक को, इकाई से दहाई के अंक को दहाई से जोड़ते चले जाते हैं। 6 और 2 8, 8 और 3 11, हाथ से लगाए 1 का, 5 3 8 1 9, 6 2 8 और 7 1 8, इस तरीके से जोड़ है। देखिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बस एक प्रक्रिया के नाते बताना है। बाकी जोड़, घटाना, गुणा, भाग आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, बस ये जानना था कि दी हुई सभी संख्याओं को, अगर जैसे 2 टॉफ़ी है, अगर उसको आपस में मिला दिया तो ऐसे लिखेंगे ना कि 2 टॉफ़ी है, तो इन दोनों वस्तुओं को आपस में क्या किए, मिला दिए। चलिए अब आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला जो टॉपिक है घटाना। किसी भी दी हुई संख्या में से कुछ कम करना क्या कहलाता है, घटाना कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आपके पास 5 बिस्किट है, उसमें से आपने 2 खा गए, आपने 2 बिस्किटों को खा गया तो कितना बचा, 3। मतलब 5 बिस्किट में से हमने 2 बिस्किट कम किया, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, घटाना। आपके सामने घटाने का भी एक प्रश्न है। चलिए देखिए, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 5 गया 3 और 9 में से 2 गया 7। तो ये बिल्कुल आसान प्रक्रिया है और आप हासिल वाला घटाना वगैरह कर ले जाते होंगे, तो बिल्कुल अच्छी बात है। यह कठिन चीज़ नहीं है, बस इसको आसानी से समझना है। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें आपको ये और करना है कि आपको मिनिमम 2 से 20 तक का पहाड़ा जरूर याद होना चाहिए। देखिए ये हंसने वाली बात हो सकती है कि सर, आप लोग कहेंगे कि सर इस टाइम पहाड़ा पूछ रहे हैं। आप देखिएगा ध्यान से कि यह हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि केवल छोटे बच्चों को 20 तक का पहाड़ा याद रहे, लेकिन मैं याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जब ये आप याद करेंगे, जब इस चीज़ को 2 से 20 तक के पहाड़े की मूल चीज़ को समझेंगे, तब आप फटाफट गुणा कर ले जाएंगे। यह इसलिए बोल रहा हूँ, यह कैलकुलेशन के लिए, गुणा भाग करने के लिए बहुत आसान है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, जिससे आपका परीक्षा में समय बचेगा। तो 2 से 20 तक पहाड़ा जिनको ना याद हो, जल्दी से जल्दी याद कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए गुणा क्या है, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को, देखिए जोड़ और घटाना ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है कि जोड़, दी हुई संख्याओं को हम आपस में मिला दें, जोड़ हो गया, और दी हुई संख्या में से किसी निश्चित संख्या को कम कर दें, वह क्या हो गया, घटाना हो गया। लेकिन गुणा क्या है, गुणा एक तरीके से देखेंगे तो बार बार जोड़ने की प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा, 3 है, जैसे आप समझिएगा 3 टॉफी को 5 पैकेट में रखना है। क्या करना है, 3 टॉफी को 5 पैकेट में रखना है। चलिए ये हो गया 5 पैकेट। मान लीजिए पहला पैकेट ए, दूसरा पैकेट बी, तीसरा पैकेट सी, चौथा डी और 5वां ई। मतलब क्या करना है, 5 पैकेट हैं हमारे पास, कौन कौन से, ए बी सी डी ई, और सब में कितना रखना है, 3 टॉफी रखनी है। तो अब आप देखिए 3, सबको जोड़िए, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, कितना हो गया दोस्तों, टोटल हो गया 15। बार बार जोड़ा आपने एक ही चीज़ को।
अब अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि 3 टॉफी एक पैकेट में रखना है और कुल पैकेट की संख्या 5 है तो 3 गुणे 5 बराबर 15। यही इसका मूल कॉन्सेप्ट है कि किसी भी संख्या को बार बार जोड़ने के लिए क्या करते हैं, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणा कहते हैं। अब यहाँ 5 बार था तो आपने आसानी से जोड़ ले गए आप। अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि 5 टॉफी का 40 पैकेट बनाना है, 5 टॉफी का 40 पैकेट बनाना, तो आप 40 बार 5 तो लिखेंगे नहीं, तो इसलिए इसका सीधा उत्तर क्या है, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणा कहते हैं। तो 5 गुणे 40 बराबर कितना हो गया मित्रों, 200। कितना हो गया, 200। यही गुणा है कि किसी भी संख्या के बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को गुणा कहते हैं। चलिए अब आगे हम आते हैं, भाग क्या है। जिस प्रकार बार बार जोड़ने की क्रिया गुणा कहलाती है उसी प्रकार बार बार घटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भाग कहलाती है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं 8 बिस्किट है, ठीक, 8 बिस्किट में से पहले 2 निकालिए, कितना बचा, 6। 6 में से फिर 2 बिस्किट निकालिए, कितना बचा, 4। 4 में से फिर 2 बिस्किट निकालिए, कितना बचा, 2। 2 में से फिर 2 बिस्किट निकालिए, कितना बचा, 0। देखिए 8 बिस्किट में से क्रमशः हम 2-2 बिस्किट घटा रहे हैं तो कितना हमारे पास लास्ट में कितना आया, 0 बिस्किट आया। अब आप सोचिए हम यही प्रक्रिया करते हैं ना, 8 में जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 चौको 8, यही होता है। अब आप देखिए जो 4 बार है हमने कितनी बार घटाया है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार घटाए हैं तब जाकर यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ है। जैसे 4 बार घटा दें किसी भी संख्या को बार बार, या किसी भी प्रक्रिया में जब बार बार किसी संख्या को घटाते हैं तो वहाँ क्या कहलाता है, वह भाग कहलाता है। जैसे मान लीजिए 8 में से हमने 2 को 4 बार घटाया तो क्या प्राप्त हुआ, 0। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, बार बार घटाने की प्रक्रिया 0 कहलाती है। आपके समझने के लिए बस इतनी सी बात है, आप ये जान लीजिए। अगर आपसे पूछे प्लस क्या है, कभी भी शब्दावली में प्रश्न आ सकता है, तो कह दीजिए दी हुई संख्याओं को मिलाना ही क्या कहलाता है, जोड़ कहलाता है। घटाना, दी हुई संख्याओं में से किसी भी संख्या में से दी हुई संख्या को कम करना घटाना कहलाता है। गुणा, किसी भी संख्या को बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। और भाग किसे कहते हैं, किसी भी संख्या को बार बार घटाने की प्रक्रिया को भाग कहते हैं। बिल्कुल, चलिए यह आसान सा टॉपिक था, बस गणित की मूल संक्रियाओं के बारे में एक थोड़ी सी नज़र डालनी थी हमें, तो हम उसके बारे में कर ले गए। एक सूत्र आपका आता है, बहुत फेमस सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पहले इसके बारे में पढ़ लीजिए किसे कहते हैं, तब उदाहरण से समझते हैं। भाज्य बराबर क्या हो गया, भाज्य किसे कहते हैं, जिसमें भाग दी जाए। जैसे मानिए हम क्या कर रहे हैं, 8 में हमने 3 से भाग दिया तो 3 दूना 6, यहाँ शेषफल कितना बचा, 2। तो यहाँ भाज्य जिसमें भाग दी जाए, यानी 8 क्या है आपका, भाज्य है। भाजक जिससे भाग दी जाए, यानी 3 क्या है आपका, भाजक है। भागफल मतलब जितनी बार भाग जाए, यानी कि 2 क्या है, भागफल है। और शेषफल क्या है, 2। जो अंत में शेष बचे वह क्या है, शेषफल है। देखिए अंततः जितना बच जाए या जिसमें भाग न की जा सके वह क्या है, शेषफल है। अब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल को हम समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या है, यही प्रक्रिया होती है लिखने की। भाजक यहाँ होता है, फिर भाज्य। आपसे एक बार 2018 या 17 में एक बार ये प्रश्न पूछा है इस सूत्र पर आधारित, और इस पे आधारित तो बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है। यही देखिए ये तरीका है इसके लिखने का, कि मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य होता है, भाज्य। एक चीज़ और आप समझिएगा, जब भी किसी शब्द के अंत में यह आए, किसी संधि के बाद यह आए, तो समझिए उसका मतलब होता है योग्य, वह करने योग्य। जैसे मान लीजिए एक शब्द क्या है, त्याज्य। त्याज्य, त्याग। त्याग मतलब क्या होता है, त्यागना। त्याग मतलब कोई चीज छोड़ना। अब उसमें जब संधि हुई है, या व्यंजन संधि है, जब संधि होती है तो यह बनता है त्याज्य, यानी कि त्यागने योग्य। समझिएगा क्या है, त्यागने योग्य। भाज्य, भाज्य का मतलब भाग देने योग्य, ठीक है। तो इसमें भाग दिया जा रहा है, किससे, भाजक से। जितनी बार भाग जा रही है उसको क्या बोलते हैं, भागफल। तथा अंत में जो बचता है उसे शेषफल कहते हैं। और शेषफल वही होता है जिसमें भाग नहीं जाती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये चीजें आपके लिए समझना इसलिए आवश्यक है कि जब प्रश्न में आएगा तो आप ये सोच नहीं पाएंगे कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, लेकिन अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे तभी आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 13 में मुझको भाग देना है कितने से, 4 से। 4 तियां 12, शेषफल कितना बचा, 1। अब देखिए क्या करना है, भाज्य क्या है यहाँ पर,
13। 13 बराबर क्या होना चाहिए, भाजक कितना है 4, भागफल कितना है 3, शेषफल कितना है 1। 4 तिहाई 12, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13। अब प्रश्न में आपसे पूछ सकता है कि मान लीजिए किसी भी संख्या का भाज्य, भाज्य कितना है 25 है, भाज्य कितना है 25 है, ये जो उसमें 4 से भाग देते हैं और शेषफल हमारा 1 बचता है, तो बताइए भागफल क्या होगा, समझिएगा। आपसे कोई कहे प्रश्न में क्या है, भाज्य कितना है 25 है, कितना है दोस्तों 25, भाजक कितना है 4 है, शेषफल आपसे बोल दे कितना है 1 है, आपसे भागफल पूछ दे तो आप जानते हैं भाज्य कितना है, भाज्य बराबर भाजक कितना है 4 गुणे भागफल हमसे पूछा है तो इसके जगह x लिख लेते हैं प्लस शेषफल 1। अब बताइए ये 4x हो गया, मैं आपसे बताता जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। अब 1 इधर आएगा तो 25 में से 1 घटेगा कितना 24 बराबर 4x। x बराबर, अब यहाँ गुणा कर रहा है, इस साइड आएगा तो भाग कर देगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 24/4, तो 4 छक 24, भागफल कितना हो जाएगा 6। आप देख लीजिए, भाग करके देख लीजिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे 24 हो गया, 24 में 4 से भाग दिए, 4 छक 24, सॉरी यहाँ 25 था, 4 छक 24, यहाँ शेषफल कितना बचा 1। तो वही ना कहा कि भाज्य कितना है 25 है, भाजक 4 है, तो बताइए भागफल क्या होगा, तो भागफल 6 होगा यदि शेषफल 1 बचता है तब। तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा ये हो गया भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल और इसके बाद प्लस शेषफल, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा सा क्रम है, इसको आप लोग याद रखिएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यह भूलना नहीं है, इससे संबंधित प्रश्न आपको जरूर मिलेगा परीक्षा में। चलिए अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। आरोही और अवरोही क्रम क्या है, आरोही क्रम अवरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में बात करना है हमको, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम आपको आरोही और अवरोही का मतलब समझा दें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जरूरी चीज़ ये है कि आरोही और अवरोही का मतलब आप समझिए। आरोही ये क्या है, आरोह, आप लोग साथ साथ हिंदी भी पढ़ते चलिए, और ये क्या है अवरोह। हमेशा भूल जाता है, हमेशा बार बार कठिनाई होती है कि बढ़ता क्रम कौन सा है, घटता क्रम कौन सा है, इस तरीके से। आरोह का मतलब होता है चढ़ाई करना, चढ़ाई करना क्या होता है, चढ़ाई करना। जैसे मान लीजिए हम क्या कहते हैं, शब्द पढ़िए आप, ये क्या लिखा है पर्वतारोही, तो मतलब ये क्या है पर्वत प्लस आरोही, क्या है पर्वत प्लस आरोही, यानी कि पर्वत पर चढ़ने वाला। मतलब आप बताइए पर्वतारोही कहते हैं किसको, पर्वत पर चढ़ने वाले को कहते हैं, और पर्वत पर चढ़ेगा कौन, जब कोई ऊपर की तरफ चलेगा। आप बताइए अगर इस तरीके से पर्वत है तो कभी कोई भी इधर से आएगा तो पर्वत पर चढ़ेगा, कभी नहीं। जब भी पर्वत पर चढ़ना होगा तो उसके कदम बढ़ेंगे किधर, ऊपर की तरफ। कैसे, ऊपर की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जब बढ़ते क्रम में वह चलेगा तभी वह पर्वत पर चढ़ पाएगा, और तभी उसको हम क्या कहेंगे पर्वतारोही। आरोह का मतलब होता है चढ़ना, और बढ़ते कदम को, आरोही का मतलब क्या हो गया बढ़ते कदम में। जब कोई आरोही मतलब जब कोई जिसके किसी का कदम बढ़ता रहे तो वहाँ पर क्या होता है आरोही क्रम होता है, और इसे हम लोग गणित में क्या कहते हैं बढ़ते क्रम में, ठीक है। चलिए अवरोही का मतलब क्या होता है ये भी शब्द समझ लीजिए। अब एक ऐसा उपसर्ग है, उपसर्ग किसे कहते हैं आप सोचिएगा, हिंदी जो पढ़ेंगे हिंदी समझते रहिए, मतलब बीच में आ गया तो समझा रहा हूँ, नहीं तो कोई ये नहीं कहेगा कि सर गणित पढ़ाते पढ़ाते हिंदी पढ़ ले गए, कोई बात नहीं। अव का मतलब क्या होता है, ये हमेशा नकारात्मक अर्थ देता है, नकारात्मक। आप इससे संबंधित कोई भी शब्द देख लेंगे, यह उपसर्ग है। किसी भी शब्द के आगे जो शब्दांश लगकर उसके अर्थ की विशेषता बतलाए, उसके अर्थ का भाव परिवर्तित करे, उसे उपसर्ग कहते हैं। और जब किसी शब्द के अंत में कोई शब्द लग के, कोई शब्दांश लग के उस शब्द की विशेषता बतलाए, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे क्या हो गया मीठा, मीठापन, पन प्रत्यय जुड़ा तो मीठापन, यह उसके गुण को बताने लगा, उसकी विशेषता को बतलाने लगा, ठीक है। उसी तरीके से अव क्या है, अव उपसर्ग है और अव नकारात्मक उपसर्ग है। अब बताइए मान लीजिए अवरोही,
अवरोही। आप जान गए कि रोहण का मतलब क्या होता है, चढ़ाई करना। अगर कुछ किसी के पैर में या कभी भी कोई कुछ कर रहा है, आगे कदम बढ़ा रहा है, तो उसके पैर में जब भी कोई बाधा आएगी, उसके रास्ते में कोई भी बाधा आएगी, तो वह गिर सकता है। जैसे मान लीजिए हम पैदल चल रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, मान लीजिए हम नहीं देखे नीचे पत्थर आ गया तो हम चोट लगती है या फिर फिसल के गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं, तो यह बाधा बनती है। तो यह हमेशा कौन सा क्रम होता है, घटता क्रम। क्या होता है, घटता क्रम। एक शब्द आप जानते होंगे, अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब किसी चीज के मूल्य में जब गिरावट होने लगती है, उसे क्या कहते हैं, अवमूल्यन। तो मेरे हिसाब से आप आरोही और अवरोही के मतलब को समझ गए होंगे। देखिए सीधी सी बात है, अगर आरोही की बात करें, ठीक, तो तीर हमेशा ऊपर की तरफ, ठीक। ये यहाँ कौन है, छोटा, और यहाँ कौन है, बड़ा। अवरोही की बात करें तो तीर हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ कौन है, बड़ा है, और यहाँ छोटा है। बात समझ गए। जब हम छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं तो वह क्या होता है, आरोही होता है, और जब बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो वह क्या होता है, अवरोही होता है। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम को क्या कहते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। देखिए जब हम दी हुई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। जब हम दी हुई संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उसे आरोही क्रम कहते हैं। और एक चिन्ह होता है, देखिए हमेशा एक चिन्ह इस तरीके से लगता है, तो जो खुला मुंह होता है उधर कौन सी संख्या होती है, बड़ी संख्या होती है, और जो बंद मुंह होता है इधर कौन सी संख्या होती है, इधर छोटी संख्या होती है। ठीक है, ये आप मत भूलिएगा, खुले मुंह की तरफ बड़ी संख्या, बंद मुंह की तरफ छोटी संख्या। चलिए अब यहाँ पर संख्या दी हुई, चाहे कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 2 है, 8 है, 1 है, 6 है, 5 है। अब मैं कहूँ कि इसको आप क्या करना है, आरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन है, 1, ठीक है। उसके बाद कौन है, 2। अच्छा, 1 छोटा है तो छोटे की तरफ बंद मुंह, बड़े की तरफ 2 मुंह। अब 2 के बाद कौन है, 5 है, तो 2 छोटा हो गया 5 की तुलना में, तो 5 की तरफ बड़ा मुंह हो गया, 2 की तरफ देखिए छोटा मुंह हो गया यहाँ पे। 5 के बाद कौन है, 6, 6 से छोटा 5 है और 5 से बड़ा 6 है। 6 के बाद कौन आएगा, 8 आएगा, 8 बड़ा है 6 से, इसलिए उसकी तरफ मुंह खुला हुआ है। तो यहाँ पर आप हम चिन्ह के बारे में समझे कि यह खुले मुंह की तरफ क्या होता है, बड़ी संख्या होती है, और जो बंद मुंह होता है उधर की तरफ छोटी संख्या होती है। और जब सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो यहाँ क्या होता है, आरोही क्रम। क्या होता है, आरोही क्रम। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे ये क्या हो गया हमारा, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में। क्या हो गया दोस्तों, बढ़ते क्रम में। ये बात समझ में आई। ठीक इसी का विपरीत आपका क्या है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या है कि घटते हुए क्रम के बारे में बात करते हैं। जब हम दी हुई संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अवरोही क्रम। जैसे मान लीजिए हम आपको संख्या देते हैं कोई भी, मान लीजिए हमने कहा कि 7, 11, 5, 3 और यहाँ 9 मान लीजिए। अब इसको अवरोही क्रम में करना है तो सबसे पहले क्या होगा, 11। अब ये बड़ा है तो इसकी तरफ बड़े का चिन्ह, 11 के बाद 9, 9 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 3। अब आप किसी भी दो संख्या को उठा लीजिए, देखिए 5 और 3 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो 5 की तरफ खुला हुआ मुंह। अब 7 और 5 में देखिए कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो इसकी तरफ खुला हुआ मुंह। 11 और 9 में देखिए कौन बड़ा है, 11, तो 11 की तरफ खुला हुआ मुंह। 9 और 7 में कौन बड़ा है, तो 9 की तरफ खुला मुंह। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आप आरोही चिन्ह और अवरोही चिन्हों को प्रयोग करना सीख गए। जैसे देखिए जिधर खुला मुंह उधर कौन सी है, बड़ी संख्या, जिधर बंद मुंह उधर कौन सी है, छोटी संख्या। और आरोही का मतलब क्या हो गया, आरोही बढ़ते क्रम में, अवरोही हमेशा घटते क्रम में। यहाँ भी छोटा रहेगा, यहाँ बड़ा रहेगा, यहाँ छोटा रहेगा, यहाँ बड़ा रहेगा। ठीक है, जब बढ़ते जाएं ऊपर की तरफ तो यह आरोही क्रम हो गया। जब ऊपर से नीचे की तरफ आए, बड़े से छोटे की तरफ, तो यह क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। आपके लिए मैंने नीचे कुछ प्रश्न बनाया हुआ है। अब इस प्रश्नों को हल करना किस प्रकार करना है मैं फिलहाल आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसको हल कीजिएगा अभी तुरंत समझने के लिए, क्योंकि जब परीक्षा में जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम प्रॉपर एक प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। चलिए, अच्छा एक बात मुझे और कहना है, अगर आप लोग क्लास में बोर हुआ करते तो आप बता दिया कीजिए कि सर आपकी क्लास में ये बदलाव की आवश्यकता है, या सर
आपके पढ़ाने की शैली में या किसी भी चीज़ में आपको परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे देखिए, मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, अगर ये ऑफलाइन क्लास रहती तो और जैसे इससे ज़्यादा आनंददायक होता, लेकिन फिर भी इसको हम और आनंददायक बनाएंगे। आप समझिएगा इस चीज़ को। जैसे क्या है कि आप बिल्कुल बोर मत होइए, यह मैथ है। आपको अगर इसमें आनंद नहीं आ रहा है तो आप पेन लीजिए, पेपर लीजिए और जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ आप उसको लिखते चलिए। जैसे मैंने अभी आरोही अवरोही के बारे में बताया, तो अब मैं प्रश्न बताने जा रहा हूँ, तो आपके पास भी पेन हो, आपके मन में ये होना चाहिए कि मैं सर से पहले लगा लूँगी या मैं सर से पहले लगा लूँगा। तो जल्दी से जब इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएंगी। ठीक है। अब देखिए, आरोही क्रम जब नॉर्मल संख्याओं का होता है, जब किसी भी प्राकृतिक संख्या का होता है तो हम आसानी से कर ले जाते हैं, लेकिन जब परिमेय या वास्तविक संख्याओं का होता है तो हमें थोड़ी दिक्कत होती है। अब 3/5, 2/4 और 1/6 को आप किस तरीके से हल करेंगे, सोचिए। जब मैं भिन्न बताऊंगा तब उसमें बताऊंगा कि भिन्न की तुलना कैसे की जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ आपको करना है। तो आप सबसे पहले दशमलव में भाग दिया कीजिए। क्या करेंगे? दशमलव में भाग। 3 में जब हम, देखिए खूब आराम से मैं आपको भाग देके दिखा रहा हूँ। 3 में जब हम 5 से भाग देंगे तो 5, ठीक है, 5। अब यहाँ 3 है, छोटा है 5 से, भाग नहीं जाएगी। तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे? 0 दशमलव लगाने से क्या होगा? 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा। तो अब दशमलव लगाने मात्र से 1 0 बढ़ गया, तो अब कितनी बार भाग जाएगी? 5 6 का 30, कट गया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? 3/5 का मतलब 0.6, इसको यहाँ लिख लीजिए। अब 2/4 का मतलब क्या होगा? 2 यानी 2 में किससे भाग देनी है? 2 में भाग देनी है 4 से। किससे देनी है? 4 से। भाग जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि भाज्य क्या है? छोटा है। तो अब आप यहाँ 0 दशमलव, तो 1 0 यहाँ बढ़ गया, तो 4 5 20। तो ये क्या हो गया? 0.5। अब आप क्या करिए? 1 में भाग दीजिए किससे? 6 से। भाग जाएगी? नहीं जाएगी। 0 यहाँ 1 0 बढ़ गया, 6 कम 6 4। अब देखिए, सब दशमलव के बाद एक एक अंक है, तो इसको भी एक ही अंक रहने दीजिए। तो अब आपके सामने क्या मिल गया? 0.6, 0.5 और 0.1। अब बताइए, अगर आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले जो सबसे छोटा वो कौन है? सबसे छोटा कौन है? 0.1 है। इसके बाद कौन है? 0.5 है। उसके बाद कौन है? 0.6। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। चलिए, इस प्रश्न को हम फिर हल करेंगे। फिलहाल आपके सामने एक प्रश्न है, इसको नोट करिए आप लोग। 0.95, 1.93, 0.87, 1.90। अब इसमें आप बताइए कि कौन छोटा है कौन बड़ा, इसको कैसे करना है? आरोही क्रम में। आप तुरंत इस प्रश्न को नोट कीजिए। ये किस क्रम में करना है? आरोही क्रम में। यदि वीडियो आगे चला जाता है तो आप वीडियो पॉज करके पहले इन प्रश्नों को नोट करिए, क्योंकि अगली क्लास में मुझे इससे आपका आंसर चाहिए, तब मैं इस चीज़ को आपको समझाऊंगा। चलिए, अब उसके बाद क्या है? एक प्रश्न मैंने इसमें और दिया है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो मैं आपको एक प्रश्न बताया हूं, उसके बाद ये सारे प्रश्न हल करवाऊंगा। इसके बाद जब आप हल करके अपने आप से दे देंगे, जब आप अपनी समस्या बताएंगे क्या समस्या है, तब उसके बाद, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ क्या है? 6/7, 3/5, 1/9 और 5। इसको अवरोही क्रम में करना है। सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से। फिर 6.5, 2.9, 3/4, 8.4, 18/4। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को किस में करना है? अवरोही क्रम में। 2 प्रश्न आपके सामने आरोही के थे और 2 प्रश्न आपके सामने अवरोही के हैं। आप इसको सॉल्व करके मेरे पास भेज दीजिएगा, और इसको पढ़ने में, आरोही अवरोही को पढ़ने में, या आज के स्थानीय मान समझाने में, या जो गणित की मूल संक्रियाएं हैं उनको पढ़ने में, जो कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत होगी, तो उस पर हम फिर से चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। जो 4 प्रश्न आपको मैंने दिए हैं, एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए और इसको पुनः हल कीजिएगा। 3/5 है, 2/4 है, 1/6 है, 0.95 है, 1.93 है, 0.87 है, 1.90 है। इन दोनों को किस में करना है? आरोही क्रम में करना है। और उसके बाद इन दोनों को क्या करना है? अवरोही क्रम में करना है। 6/7, 3/5, 1/9, 5, 6.5, 2.9, 3/4, 8.4, 18/4। और एक चीज़ आप ये देख लीजिए, थोड़ी सी तुलना आपको मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे मान लीजिए 0 हो गया, 0 के बाद दशमलव हो गया, ठीक। मान लीजिए मैंने लिखा 3, फिर कोई संख्या लिखा 0.3,
0.03, फिर क्या लिखा 0.45, फिर मान लीजिए लिख दिया 0.028, ये लिख दिया। ठीक है, अब इसमें अगर आपको तुलना करनी है तो आप पहले ये सोचिए कि देखिए सबसे ज़्यादा दशमलव के बाद कितने अंक हैं। देखिए यहाँ पर 3 अंक है। ठीक है, तो सबको 3 अंक का बना लीजिए। कैसे बना लेंगे, जैसे ये लिखा है 0.3 है तो इसके पीछे 2 शून्य लगा दीजिए। ठीक, अब यहाँ क्या है 0.03 है तो इसके पीछे 1 शून्य लगा दीजिए। यहाँ क्या है 0.45 है तो इसके पीछे 1 शून्य लगा दीजिए। और वहाँ क्या है 0.028 है ही। अब आप सोचिए जिसमें सबसे पहले 0 आएगा, दशमलव के बाद 0 जिसमें आएगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए 2 में 0 है, 0 के बाद 3 है, 0 के बाद 2 है, तो बताइए कौन छोटा होगा, कौन सबसे पहले आएगा। दोस्तों आप ऐसे समझिएगा, दशमलव के बाद पहले 0 मिलाते हैं, फिर देखिए कौन छोटी संख्या है वही होगा। अब 0.030 और 0.028, यहाँ 0 है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। ठीक, चलिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी कि पहले ये नंबर आएगा। क्या आएगा, ये देखिए मैं इसके पास 1 लिख दे रहा हूँ, उसके बाद अपने आप दूसरे नंबर पर ये आएगा। अब 0 वाला मामला खत्म। अब दशमलव के बाद देखिए क्या है, 3 है और 4 है। 3 और 4 में पहले कौन आएगा, पहले 3 आएगा, तो ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा और ये चौथे नंबर पर। समझ में आ गई चीज़ें। चलिए इसको हम फिर से पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप अपने प्रश्न को हल कीजिए, अपनी समस्या को बताइए उसके बाद। ठीक है, आप जब अपनी समस्या बताएंगे तो मुझे लगेगा कि मुझे कहाँ से क्या बताना है और किस जगह आपको दिक्कत हो रही है, तब उसमें सलूशन होगा। और स्थानीय मान वाला प्रश्न आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोगों के पास सुविधा है, आप लोग ये शुल्क जमा करके जो आपके सामने जो आपको नंबर उपलब्ध करवाया गया है उस नंबर पर आप आसानी से पेड करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और इस क्लास में जुड़ सकते हैं, ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। देखिए आपके सामने टारगेट 2022 में हम लोग जो प्लान किए हैं 199 रुपये फीस है। आप तो 955 873 71 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी नोट्स ले लीजिए और नोट्स लेने के बाद आप ग्रुप में जुड़ जाइए, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पर हम आपके सभी डाउट को सॉल्व करते हैं और आपके जो 120 का लक्ष्य हमने बनाया है इसको पार करने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और एक साथ हम लोग इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।